नमस्कार। चलिए आज मराठा साम्राज्य के एक बहुत ही जरूरी दौर को समझते हैं। ये एक तरह से एग्जाम के लिए एक बढ़िया रिवीजन गाइड भी हो सकती है। हम देखने वाले हैं कि कैसे सत्ता की बागडोर छत्रपति के हाथों से फिसलकर पेशवाओं के पास आ गई और इसने मराठा इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पता है, ये सवाल ही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। कैसे एक छत्रपति, एक राजा अपने ही साम्राज्य में बस एक चेहरा बन के रह गया। इसी सवाल के जवाब में छिपी है मराठा साम्राज्य के उस बहुत बड़े पावर शिफ्ट की कहानी, जहां असली ताकत राजा से निकलकर प्रधानमंत्री के पास पहुंच गई। हम इस पूरे बदलाव को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले उस संकट और संघर्ष के दौर की बात करेंगे। फिर देखेंगे कि साम्राज्य कैसे 2 हिस्सों में बट गया। उसके बाद आएगा पेशवाओं का उदय, फिर साम्राज्य का वो दौर जब वो अपने शिखर पर था, और आखिर में पानीपत की वो भयंकर लड़ाई। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दुखद घटना से। छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु हो चुकी है और औरंगजेब ने उन्हें जिस क्रूरता से मारा था, उसके बाद पूरे मराठा साम्राज्य में जैसे एक खालीपन, एक शून्य पैदा हो गया। अब लड़ाई थी सिर्फ अस्तित्व की। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये तारीखें उस दौर की उथल पुथल को दिखाती हैं। 1689 में संभाजी की मृत्यु हुई और उनके बेटे शाहू को मुगलों ने कैद कर लिया। तुरंत उनके छोटे भाई राजाराम छत्रपति बने। लेकिन देखिए, 1700 में उनकी भी मौत हो गई। अब सत्ता संभाली उनकी पत्नी ताराबाई ने, और फिर 1707 में मुगलों ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली और शाहू को रिहा कर दिया। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले अष्टप्रधान को समझना बहुत जरूरी है। ये शिवाजी महाराज की बनाई हुई 8 मंत्रियों की एक काउंसिल थी। समझिए कि ये मराठा प्रशासन की रीढ़ की हड्डी थी। तो संकट के इस समय में राजाराम ने इसी सिस्टम को और मजबूत करने का सोचा। और उन्होंने किया क्या? राजाराम ने अष्टप्रधान को और बड़ा किया। इसमें 2 नए और बहुत पावरफुल पद जोड़े गए, पंथ प्रतिनिधि और हुकूमत पनाह। ये दिखाता है कि मुश्किल समय में भी वो एडमिनिस्ट्रेशन को कितना मजबूत रखना चाहते थे। तो अब हम आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। यहाँ मुगलों की चाल, शाहू को रिहा करने वाली चाल, पूरी तरह काम कर गई। शाहू की वापसी से मराठा साम्राज्य के अंदर ही एक सिविल वॉर, एक गृह युद्ध का खतरा मंडराने लगा था। अब देखिए, मैदान में 2 दावेदार थे। एक तरफ थे शाहू महाराज, जो संभाजी के बेटे थे और जन्म से असली वारिस, और दूसरी तरफ थी उनकी चाची ताराबाई, जो सालों से बहुत अच्छी तरह से राज कर रही थीं। यहीं से मराठा साम्राज्य में दरार पड़नी शुरू हो गई। और फिर आया साल 1707। इस साल को याद रखिएगा, हुई खेड़ की लड़ाई। ये एक बहुत ही निर्णायक लड़ाई थी, जिसमें शाहू महाराज ने ताराबाई को हराकर छत्रपति की गद्दी पर अपना हक जमाया। ये जीत मराठा इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। शाहू की जीत तो हो गई, लेकिन इस जीत ने अनजाने में ही साम्राज्य के अंदर एक नई शक्ति को जन्म दिया। और यहीं से शुरू होती है पेशवा यानी प्रधानमंत्रियों के उदय की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने मराठा इतिहास की दिशा ही पलट कर रख दी। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। शाहू महाराज शायद खुद बहुत महान योद्धा नहीं थे, लेकिन वो इंसानों को पहचानने में माहिर थे। वो जानते थे कि कौन काबिल है और किस पर भरोसा किया जा सकता है। और उनकी यही खूबी पेशवाओं के उदय का सबसे बड़ा कारण बनी। यहाँ देखिए कि कैसे बालाजी विश्वनाथ ने अपनी ताकत को धीरे धीरे बढ़ाया। सबसे पहले खेड़ की लड़ाई में शाहू की मदद की, फिर 1713 में वो पेशवा बन गए। इसके बाद उन्होंने मुगलों से मराठों के लिए कई बड़े अधिकार हासिल किए, और फिर आया सबसे बड़ा कदम। उन्होंने पेशवा के पद को वंशानुगत बना दिया। मतलब अब पेशवा का बेटा ही अगला पेशवा बनेगा। ये बालाजी विश्वनाथ का एक मास्टर स्ट्रोक था। दिल्ली में उस वक्त सैयद बंधुओं को किंग मेकर कहा जाता था। उनसे हाथ मिलाकर बालाजी ने मराठा पावर को दिल्ली की राजनीति के सेंटर में लाकर खड़ा कर दिया। और अब हम मराठा साम्राज्य के सबसे सुनहरे दौर में पहुंचते हैं। ये युग था महान योद्धा पेशवा बाजीराव प्रथम का। वो पेशवा जिन्होंने मराठा साम्राज्य को उसकी बुलंदी तक पहुंचाया, और उनका उदय पेशवा पद के वंशानुगत होने का ही तो नतीजा था। ये शानदार बात बाजीराव की सोच को दिखाती है। उनका प्लान छोटी मोटी जीत हासिल करना नहीं था, बल्कि वो सीधे दिल्ली में बैठी मुगल सत्ता के जड़ पर हमला करना चाहते थे। कहते हैं, बाजीराव ने अपनी जिंदगी में 40 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारी, चाहे वो हैदराबाद का निजाम हो, दिल्ली के मुगल हों या फिर यूरोप से आए पुर्तगाली।
उन्होंने सबको हराया और मराठा झंडे को पूरे भारत में फहराया। लेकिन हर कहानी में एक उतार भी आता है। साम्राज्य के शिखर पर पहुंचने के बाद अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जिसने सब कुछ बदल दिया, पानीपत का तीसरा और सबसे विनाशकारी युद्ध। असल में पानीपत की हार की नींव लड़ाई के मैदान से पहले ही रखी जा चुकी थी। तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव के समय में नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स में कुछ ऐसी गलतियां हुईं कि राजपूत और जाट जैसे जरूरी साथी उनसे दूर हो गए और इस अकेलेपन की मराठों को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। जरा एक नजर दोनों तरफ के कमांडरों पर डालिए। एक तरफ थे मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ और युवा विश्वासराव, जिन्हें मैदानी जंग का उतना अनुभव नहीं था, और दूसरी तरफ था अफगानिस्तान का घाघ योद्धा अहमद शाह अब्दाली, जिसके साथ अवध और रूहेलों की ताकत भी थी। इस लड़ाई का नतीजा बहुत ही भयानक था। ये 18वीं सदी की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक थी। कहते हैं कि महाराष्ट्र में कोई ऐसा घर नहीं बचा था जिसने इस युद्ध में किसी अपने को ना खोया हो। इस एक दिन की हार ने मराठा शक्ति को झकझोर कर रख दिया। और हम इसी सवाल के साथ आज की बात को खत्म करते हैं। हाँ, पानीपत की हार के बाद मराठा शक्ति फिर से खड़ी हुई, लेकिन क्या वो उस शिखर तक दोबारा पहुंच पाई? क्या पूरे भारत पर एक साम्राज्य बनाने का वो सपना हमेशा के लिए टूट गया?